अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको इस चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया। शजर खान की दुखती रग अब उसके हाथ में थी। इससे पहले उस तक पहुंचता आलम अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता था। अगली सुबह जब खुशी से भरपूर अंगड़ाई लेते शजर खान के बिस्तर पर हाथ फेरा तो उसे दूसरा वजूद वहाँ महसूस ना हुआ, तो वो जल्दी से उठ बैठा था। नज़र सामने गई जहाँ वो उसके ही कुर्ते में गीले बाल लिए सोफे पर बैठी अपनी नज़र जाने किस गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। उसे देखते यूँ गुमान हुआ था वहाँ जैसे पत्थर का कोई मुजस्मा पड़ा हो जिसमें जान नहीं है। शजर खान ने उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा, इसलिए पहले नहाने का प्लान बनाया। उसको तंग तो वो बाद में भी कर सकता था, तब तक शायद वो संभल जाती और रात जो कुछ हुआ उसे कबूल कर लेती। वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर एक नज़र खजिस्ता के मुरझाए चेहरे पर डालता बाथरूम में घुस चुका था। उसके सामने सवालों के जवाब पहले से सोच रखे थे। अब वो सवाल करती तो फ़ौरन उसे जवाब मिल जाना था। वो अपनी होशियारी पर मुस्कुराता जल्दी से नहा कर बाहर निकला तो खजिस्ता अभी तक उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। अब उसकी खामोशी से शजर खान को बेचैनी और झुंझलाहट होने लगी थी। वो बोल क्यों नहीं रही थी? उसने अपने बाल बनाते बार बार उसे शीशे में देखा था और अब वो इससे तंग आता उसके सर पे जाके खड़ा हो गया था। कोई मर नहीं गया जो शोक मना रही हो। ये जो कुछ हुआ है नॉर्मल सी बात है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं, इसमें कोई गलत काम नहीं किया। और वैसे भी मैंने वो सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, वरना अब तक तुम मर चुकी होती। वो एक सांस में बोलता उसे सफाई दे गया था जो उसने आज तक किसी को ना दी थी। लेकिन दूसरी तरफ तो जैसे कि कोई फ़र्क ही ना पड़ा था। वो अभी भी खामोशी से बैठी हुई थी। शजर खान ने खुद को काबू करते एक नज़र उसे देखा और उसके पास बैठ गया। अभी वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाता कि वो उससे दूर हुई थी। तुम तो मुझे पामाल कर चुके हो। एक थप्पड़ के बदले सारे गांव मेरे घर वालों की नज़रों में, मैं और मेरी खुद की नज़रों में मुझे गिरा चुके हो। तुम्हें पता है सारी गलती मेरी है। मैं सोचती थी लड़कियों को बहादुर होना चाहिए, कोई गलत नज़र डाले तो उसकी आंखें नोच लेनी चाहिए, लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे समझ आ गई है, जब भी कोई गलत नज़र डाले आपको उससे माफ़ी मांग कर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मार कर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी चाहिए, वरना उसका अंजाम वही होगा जो मेरे साथ हुआ। गांव वालों की नज़रों में बहादुर खजिस्ता अब आवारा कहलाएगी। मेरे माँ बाप सबको बिगोड़ी और बदकिरदार बेटी के तंज करेगी, आज़ादी देने की तंज देगी। बहुत सही हुआ मेरे साथ। ये सब बातें करते वो कोई दीवानी मालूम होती थी। उसकी बातें सुनते शजर खान को अपना आप बहुत हकीर लगा था। वो एक लड़की से बदला लेने में कामयाब हो चुका था। उसकी ज़मीन ने उसे मुलामत की थी, लेकिन ये सब महज चंद पलों के लिए था। जब उसे खजिस्ता का थप्पड़ याद आया तो उसे अपना आप सही लगा था। खजिस्ता उठते शीशे के सामने आई थी और अपनी गले से कमीज़ हटाकर उसने वहाँ पर मौजूद निशानों पर उंगली फेरी तो एक सिसकी लबों से खारिज हुई थी। वो यकटक उसे खुद को देखती उसे परफ्यूम उठाई थी। शजर खान बड़े गौर से उसके हर अमल को देख रहा था। उसकी गर्दन पर मौजूद निशान को देख के वह नज़र चुरा गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने कहा था कि ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया था, और अब ये सब उसे एक लम्हे में खजिस्ता ने परफ्यूम की शीशी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अपनी पूरी कुव्वत से शीशे पर दे मारा, जिसके नतीजे में शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया था। खजिस्ता ने जल्दी से कांच उठाया और अपनी कलाई पर रखते फेरना चाहा, जब बहुत अचानक शजर खान उसके करीब जाते उसके हाथ से शीशा झटक गया था, जिसके नतीजे में खजिस्ता का हाथ जख्मी हो गया था, लेकिन चुकता कट जाता गहरा नहीं था। छोड़ो मुझे आज़ाद होने दो। मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, मुझे जाना है। तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी जान छूट जाएगी। मैं नहीं रहूँगी, सबकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वो काबू में आ ही नहीं रही थी। शजर ने उसके बाजू से पकड़ के उसके सामने करते हुए उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा था। वो एकदम से थम गई थी। बिखरे बाल
बिखरा हुलिया वो कहीं से भी कल वाली खजिस्ता नहीं लग रही थी जो अपने हक में आवाज़ उठा रही थी। ये तो कोई टूटी बिखरी सी मासूम चिड़िया थी जिसे अपना कुछ होश ना था। वो सबसे खफा सी थी। कुछ नहीं हुआ, बस चुप। शुजर उसे प्यार से सीने से लगाए उसकी कमर थपथपा के उसे खामोश करवा रहा था। उसने क्या सोचा था और आज सुबह ये क्या हो गया? शुजर खान ने गौर किया तो उसका जिस्म बुखार की शिद्दत से तप रहा था। वो खुद को जितनी मलामत करता कम थी। वो अनजाने में एक खिले हुए फूल के मुरझाने का सबब बना था। खजिस्ता की हालत से उसे ही अंदर तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन बज़ाहिर वो अपनी गलती मानने को तैयार ना था। उसे लगता था सब जो भी उसके साथ हुआ है ये उसकी वजह वो खुद है। वो शजर खान के गले लगी ही नीम बेहोशी में जा चुकी थी। अब वो बाकी सबको बुला भी नहीं सकता था क्योंकि उसने उस वक्त शजर की ही कमीज़ पहन रखी थी। शजर ने सबसे पहले उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त किया। उसके बाद बाहर आकर उसने मुलाजमा को आवाज़ दी थी, मेरे कमरे में सूप बनाकर लाओ जल्दी। और ख़ुद एक बार फिर वो कमरे में कहीं गायब हो गया था। मोरे उसकी उजलत देखकर हैरान थी। कल तक तो वो रहम खाकर शादी करने वाला आज उसकी ज़रा सी तबीयत ख़राबी पर उसके लिए सूप बनवा रहा था। परेशानी उसके चेहरे से ऐ आती। उसने अपने हाथ से खजिस्ता को सूप पिलाया और दवाई देकर दोबारा से सुला दिया। उस वक्त अपने हवासों में ना थी, वरना एक हंगामा बर्पा कर देती। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो उसका भी यही हाल होता। किस्मत के पड़ने वाले मुसलसल थप्पड़ों से वह हार कर टूट गई थी। उसे कमरे में आराम करता देखकर शजर खुद भी बाहर आया था। दिन गुजर चुका था। अब दोपहर के 3 बज रहे थे। खानम ने शजर को देखते ही कड़कदार आवाज़ में उसे पुकारा था। कल रात एक लड़की की इज्जत के परवाह करने वाले मेरे पोते ने इस शर्त पर उससे निकाह किया था कि वो उसे आसाइश तो देगा पर उसके हकूक़ नहीं। तो फिर अब मैं ये क्या सुन रही हूँ? खानम भी, मैं आपको सब बताता हूँ, मेरी बात तो सुने आप जो समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपनी सफाई देनी चाहिए थी। बस चुप, एकदम। मुझे कोई सफाई देनी नहीं चाहिए। बस एक सवाल पूछना है कि जो कुछ कल हुआ वो सब क्या था? कल के तुम्हारे बयान में और आज की हरकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शजर खान, एक ही रात में तुम अपनी ज़ुबान से फिर गए और बीवी के पल्लू से लग के बैठ गए। तुम्हें ये तक ना मालूम हुआ कि तुम्हारी खालाजाद इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है? क्या मतलब है आपकी बात का? जुलेखा कहाँ है? वो हैरत से खानम बीवी को देखते पूछने लगा था। तुम कमरे से बाहर आते तो तुम्हें खबर होती ना कि घर में क्या तूफ़ान उठ चुका है। कल तुम्हारे बाबा असद खान आ रहे थे। उनके आने से पहले जुलेखा को ढूंढ लो, वरना तुम जानते हो अपने बाबा के गुस्से को। वो हफ्ते बाद जुलेखा की माँ आ रही है तुम्हारी उसे मंगनी करने के लिए, साथ ही निकाह करवाने। अब ज़रा होश के नाखून लो और ढूंढो अपनी मंग को। वो तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए बोलती अपने कमरे में जा चुकी थी। शजर खान ने धाड़नुमा आवाज़ में शेर खान को बुलाया था और उसकी तरफ लपकते खींच कर 2 थप्पड़ मार दिए थे। तुम कहाँ मर गए थे जब जुलेखा घर से गायब हुई? दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से और किसी को बताए बगैर जुलेखा को तलाश करो। उसने उसे परे धकेल कर खुद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की थी। अगर तो जुलेखा, ये सब तुमने मुझे महज तंग करने के लिए किया है तो याद रखना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। सुबह से शाम होने को आई थी लेकिन जुलेखा को कुछ पता न चला था। शजर खान गुस्से में हर चीज़ तबाह कर रहा था। उसने बात फैलने नहीं दी थी कि जुलेखा घर से गायब है और जमीला को तो वो 2 दिनों के लिए हवेली के तहखाने में डाल दिया था, जो अपनी बेखबरी की वजह से जुलेखा को अकेले छोड़ गई थी। वो झुके कंधों के साथ हवेली दाखिल हुआ। अब उसे खजिस्ता की तकलीफ़ का अंदाज़ा हुआ था, लेकिन अभी भी वो उसकी गलती की वजह से माफ़ नहीं कर रहा था। वो सीधा कमरे में आया तो शीशे के सामने खड़ी थी। शजर ने एक भी पल इंतज़ार किए बगैर जाकर उसे पीछे से अपने हिसार में ले लिया था। वो इस अचानक अफ्तार पर हैरान सी रह गई थी और जब समझ आई तो कोहनी मार उसके पेट में मारते उसे दूर हुई थी। दूर रहो मुझसे गंदे इंसान। तुम्हारा अपना गलीज़ लम्स मुझ पर ना इस्तेमाल करना। तुम एक बदतमीज़ और अनापदर इंसान हो। देख लेना तुम्हारा वो हाल होगा कि एरिया रगड़ोगे, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें।
वो गुस्से से नथले बनाते हुए बोली थी। वो मुड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में जाने लगी थी जब शजर ने उसे बाजू से पकड़ते दीवार से लगाया था। उसने एक ही जज्ब में खुजिस्ता को बोलने का मौका दिए बगैर उसकी सांसों पर हुक्मरानी जमा ली थी कि वो बेबस ही होकर रह गई थी। वो जितना शांत रहना चाहता था लेकिन वो रहने नहीं देती थी। उसकी बात सुनते शजर का मीटर एक बार फिर से घूमा था। वो दिन भर का थका उस वक्त लौटा था और खुजिस्ता की कड़वी कसीली बातें सुनते उसका दिमाग गुस्सा एक बार फिर से ओद आया था। इसलिए अब वो अपनी पूरी शिद्दतें उस पर लुटाते उसे बेबस कर गया था और वो उसके चेहरे पर जा बजा अपने लम्स बिखेर रहा था। खुजिस्ता बेहाल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो गिरती शजर खान ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया था और वो उसके करीब जाते ही बिल्कुल अपने होश गंवा बैठा था। इस बार भी यही हुआ था और वो उसकी कुर्बत में पूरी तरह बहक चुका था। वो खुजिस्ता को निढाल देकर थोड़ी सी आज़ादी बख्शता और फिर से उसकी सांसों पर अपना तसल्लुत कायम कर लेता। वो पूरी तरह हर फिक्र से आज़ाद उसके वजूद में उतरता जा रहा था। इस पर खुजिस्ता के मज़ामत का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने ऐसे ही उसको अपनी बाहों में भरा और बिस्तर पर आराम से लिटाकर उस पर जुनूनी अंदाज जुनूनी बादल बनकर साया कर गया था। शजर ने चल पलों की रिहाई देते उसे अपनी कमीज़ को वजूद से अलग करते बत्ती बुझाई थी। खुजिस्ता ने उससे दूर होते ही अपनी सांसों को बहाल किया था क्योंकि शजर ने उसे नढाल ही इतना कर दिया था। अभी वो कुछ सोचती या समझती जब वो एक बार फिर उसके वजूद पर काबिज होते उसे बेबस कर गया था। उसे जितनी हो सकती थी वो मज़ामत कर रही थी लेकिन वो अजीब ढीठ इंसान था जिसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। वो क्यों उसको नहीं समझ रहा था, क्यों रफ्ता रफ्ता उस पर यूँ ज़बरदस्ती करके जाहिर कर रहा था कि वो बेबस है। थक हार कर वो मुसाहमत तर्क कर चुकी थी। वो बस खामोशी से पड़ी उसकी शिद्दतें और उसकी सरगोशियों को सुन रही थी। कितनी ही आंसू उसकी आंखों से बेमोल होते बेडशीट पर जज़ब हो चुके थे लेकिन मुकाबिल उस आंसू को भी अपने अंदाज में चुन रहा था। चांद बादलों में छुपा दूर खड़ी किस्मत को देख के मुस्कुरा रहा था जो उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। आलम जब वापस आया तो जुलेखा उसे कहीं नज़र ना आई। खाना वो खा चुकी थी क्योंकि सामने पड़ा शॉपर खाली पड़ा हुआ था। अभी उसने आगे कदम बढ़ाए थे जब कोई उसके सामने आया। पहले वो उस पर वार करती आलम ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसके हाथ में स्टील की बाल्टी थी जो शायद उसने आलम पर वार करने के लिए बाथरूम से उठाई थी। अगर बर वक्त आलम होशियारी से उसका हाथ ना पकड़ता तो अभी तक वो बेवकूफ़ उसका सर फाड़कर अनजाने शहर में ख़ुद को एक नई मुसीबत में फंसा चुकी होती। जुलेखा अपना मंसूबा फेल होते देखकर लट्ठे की माने सफ़ेद चेहरा लिए उसे देख रही थी जो अब न जाने उसके साथ क्या करता। जुलेखा ने उसे हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन आलम की गिरफ्त मजबूत थी। आलम ने उसके हाथ से बाल्टी लेकर दूर उछाली और आंखों में गुस्सा लिए बड़े जहाना अंदाज में उसे एक तरफ धक्का देकर दीवार के साथ पिन किया था। बहुत उठा लिया मेरी खामोशी का फ़ायदा। अब बगैर चूचरा के जो कह रहा हूँ उस पर अमल करो वरना आई तो बड़ी हिफाजत से थी लेकिन जाओगी बेआबरू होकर। उम्मीद है अच्छे से समझ गई होगी तुम। उसने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ। वो दीवार पर हाथ मार के बोला था। जी समझ गई। मुझे क्या करना होगा? शजर साईं को फ़ोन करके पैसों की मांग करनी है तो आप फ़ोन दे दो, मैं कह देती हूँ। आपकी बातों पर अमल किया जाएगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो। वो डरते डरते उसे बोली थी। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? एक वो शजर खान और एक तुम छटांग भर की लड़की मुझे पैसों का लालच दे रही हो। तुमसे तो बाद में हिसाब बराबर करूँगा। वो अपना चेहरा ढांको जल्दी से। बाहर आओ, मेरा भी और इसी वक्त तुमसे निकाह है। उसकी बातें सुनकर जुलेखा को तो एक झटका लगा। वो हैरानकुन से उसे देखने लगी थी। सुबह वो उठा तो वो कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर चुकी थी। शजर खान शर्टलेस साइड के साथ बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गया और वो उसे बखौर देख रहा था। वो कल टूटी हुई सी लग रही थी, आज शेर बनी पूरे कमरे का नक्शा बिगाड़ रही थी। न जाने उस लड़की के और कितने रंग थे, लेकिन वो हर रंग में उससे अपनी तरफ राग़िब करने को तैयार रहती थी। उसका ये शेरनी वाला रूप देखकर वो एक बार फिर से घायल हुआ था। उसका दिल किया ज़ोर से उसे अपनी बाहों में भर ले, अपनी सोच पर
अमल करते वो आगे बढ़ा और उसके हाथ पकड़ते उसे एकदम से अपने सीने से लगा लिया था और उसकी घनी जुल्फ़ों में सांस लेने लगा था। उसे ये खुशबू मदहोश कर रही थी। हजिस्ता जो अभी आखिर वाला वास फेंक कर तोड़ने वाली थी, अचानक अफ्ताब पर कटी डाल की तरह उसके शर्टलेस सीने का हिस्सा बनी थी। उसके हाथ बेसख्ता शजर खान के सीने पर गए थे। खुद को काबू करते हजिस्ता ने अपना जोर लगाते उसे परे किया था। दूर रहा करो मुझसे, बस बहुत हो गया, मज़ीद मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों बर्दाश्त नहीं करोगी? याद रखो मेरी बात, अब तुम्हें ही मुझे अपने वजूद पर झेलना है, अपनी सांस आखिरी सांस तक। वो उसे प्यार से कहता आंखें विंग कर गया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। 2 रातों की गुर्बत से इतनी मोहब्बत हो गई है मुझसे कि इस घर को और अपने कमरे को अपना मानकर मुझे ही यहाँ से दफ़ा होने का कह रही हो। वो साफ उसे चिढ़ा रहा था, जबकि खजिस्ता का दिमाग फटने के करीब था। आखिर ये शख्स सीरियस क्यों नहीं होता? हर सवाल का उल्टा जवाब तैयार रखता है वो। मैं 4 दीवारी में बंद रहने की आदी नहीं हूँ, मुझे हवेली से बाहर जाना है। खबरदार, सोचना भी मत, इतना बेगैरत नहीं हूँ अपनी बीवी को यूँ आवारा गर्दी के लिए छोड़ दूँ। उसे खजिस्ता की ये बात पसंद नहीं आई थी। उसका दिल था वो हर वक्त यही रहे, इस कमरे में। उसकी मौजूदगी से जो खुशबू इस कमरे से आती थी वो उसे हर पल महसूस करना चाहता था। मैं जाऊँगी बाहर, हर किसी भी कीमत पर। यह घर छोड़कर भाग नहीं रही, मैं बस खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। इतनी तो ज़िंदगी तंग कर चुके हो, अब क्या चाहते हो? मैं यहाँ घुट-घुट कर मर जाऊँ? आखिरी बात पे उसका लहजा भीग सा गया था। ठीक है, मैं ले जाऊँगा, लेकिन खुद घर आकर। तब तक तुम यहीं रहोगी, अपने कदम बाहर नहीं निकालोगी। खजिस्ता के मरने की बात सुनते ही वो एकदम से संजीदा हो गया था। अपनी बात करते लंबे लंबे ढक भरता बाहर चला गया। हाँ, मेरी जूती सुनती है तुम्हारी। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसको कोई भी उसे बाहर नज़र ना आया। बावर्ची खाने से आवाज़ें आ रही थी। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी थी। खजिस्ता शजर खान की ज़िद में आकर गांव की तरफ निकल आई थी। कुछ उसे इस हवेली और इस कमरे से वहशत हो रही थी। शजर खान ने कल ही उसे मना किया था कि आज के बाद तुम गांव में मुझे मिली तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। फिर वो खजिस्ता ही क्या जो उसकी बात मान ले। उसके बारहा मना करने पर भी वो हवेली टिक कर नहीं बैठी थी। शजर खान के जाने के फ़ौरन बाद ही हवेली से निकली और नहर की तरफ चल दी थी। कल वाली बात भूली नहीं थी, मगर उसने छोड़ा भी नहीं था शजर खान को। अभी वो नहर की तरफ जाती सी सोच में डूबी हुई थी जब कोई तेज़ी से उसके करीब आया था। इससे पहले कि वो घबराकर पीछे होती, आने वाले ने तेज़ी से उसके कमर में अपने बाजू हायल किए थे और उसे खींचता हुआ करीब दरख्त की ओट में ले आया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वो खुद हैरान थी। मना किया था ना, आज के बाद गांव में घूमती हुई ना देखूं मुझे। मेरी बात पल्ले नहीं पड़ती तुम्हारे? शजर खान डेरे की तरफ जा रहा था जब शेर खान ने इशारे से उसके बारे में बताया तो वो उससे यूं मुंह उठाए नहर की तरफ जाता देखकर उसकी मुट्ठियाँ भींच गई थी गुस्से से। शेर खान को जाने का बोलता वो गुस्से से भरा उसकी तरफ बढ़ा था। उसे एक झटके से दरवाजे के दरख्त के साथ लगाए वो सुर्ख चेहरे से कराया था। लगता है कल रात के बाद तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, जो मेरी किसी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही। उसे चुप अपनी तरफ देखते पाकर शजर खान ने उसके नैनों के प्यालों में देखता मखमूर लहजे में बोला था तो खजिस्ता ने अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करना चाहा। गुस्से से उसका पोट जल उठा था। जब से वो उसी की मलकियत में आई थी तब से शजर उस पर खुद से ज़्यादा नज़र रखे हुए था, जो कि जाहिर सी बात है नामुमकिन सा था, मगर फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। उफ, अब लगी रहो मेरी जंगली बिल्ली, वरना मैं तो डर ही गया था कि तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। उसके लबों और गुस्सों से लाल चेहरे को गहरी नज़र से तकते शजर खान ने उससे अपने निचले होंठ का कोना दांतों में दबाकर अपनी उम्र डालने वाली मुस्कुराहट का गला घोंटा था। यह साफ उसकी खामोशी पर चोट थी। शजर खान अच्छी तरह जान गया था कि अगर वो मुस्कुरा देता वो गुस्से से चीखने लग जाती, जो वो नहीं चाहता था। वो इसलिए कि उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। खान साहब, प्यार और तुम चाहो काम करो अपना। तुमसे प्यार तो मेरी जूती भी ना करे, मैं खुद तो बहुत दूर की बात है।
शजर खान की गुर्बत उसे घबराहट में मुबतला कर रही थी, मगर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपनी कप को पहाड़ पे काबू पाकर गुस्से से बोली थी, चलो देखते हैं मुझसे मोहब्बत तुम करती हो या तुम्हारी जूती। खजिस्ता की बात ने शजर को गुस्सा दिलाया तो वो दांत पीस कर बोला था, छोड़ो मुझे घटिया इंसान। वो अपना पूरा जोर लगाकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई और उसे कहर बरसाती आंखों से घूरती आगे बढ़ने को थी, जब शजर ने उसे बालों से पकड़कर वापस अपने नज़दीक किया था। पहली बार इस खान का नाम लिया है, दांत तो वसूल करती जाओ बेगम। शजर को उसका खान साहब कहना अजीब सी सरशारी में मुबतला कर गया था। इससे पहले कि खजिस्ता उसकी बात समझती, शजर ने झट उसके अध खुले गुलाबी लबों को अपने कब्जे में लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे अपने साथ भींचता जा रहा था। खजिस्ता उसकी शिद्दतों पर कपकपा उठी थी। वो जितना एहतजाज करती थी वो उतना उसे बेबस करता जा रहा था। शजर खान को इस लड़की से ना तो मोहब्बत थी और ना ही किसी किस्म का लगाव, फिर भी ना जाने उसमें कौन सी जादुई कशिश थी जो उसे नफरत के बावजूद भी उसे अपना जुनूनी बनाता जा रहा था। वो जैसे ही बेदम होती उसकी बाहों में बिखरी, शजर ने जल्दी से उसके लबों को आज़ाद किया था। जंगल का वीराना और ऊपर से उन दोनों की धुनी की मन चलती सांसें माहौल को बोझल सा तासुर देने लगी थी। शजर खान खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पाया। आखिर क्यों वो उसकी कुर्बत में खुद को बहकने से रोक नहीं पाता था। वैसे तो हर बात का जवाब मुंह फाड़ कर देती हो बेगम, मगर मेरी कुर्बत में भीगी बिल्ली बन जाती हो। शजर ने गहरे गहरे सांस भरती खजिस्ता के कान में सरगोशी की, जिस पर वो उसे खूनख्वार नज़रों से देखती उससे दूर हुई थी, मगर शजर ने फिर उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में भरा और डेरे की तरफ चल दिया। खजिस्ता को पहले ही चक्कर आ रहे थे, ऊपर से उसने और परेशान कर दिया था, मगर दिल में वो सोच चुकी थी कि ऐसे ऐसा मज़ा चखाएगी कि वो भी याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है उसका। तुम समझते क्या हो खुद को? शक्ल देखी है अपनी? मैं क्यों करूँगी तुमसे निकाह? मैं शजर शाही से निकाह करूँगी। वो मेरे काबिल हैं, तुम नहीं। मुझे जाने दो यहाँ से, जो चाहे दे दूँगी, लेकिन ये मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। ये बात याद रखना, जुलेखा शजर खान से मोहब्बत करती है और हमेशा उसी की रहेगी। आलम ने उसकी बात सुनते हाँ में सर हिलाया और कमरे का दरवाज़ा बंद करते उसके सर से चादर उछाल कर दूर फेंकी थी। ठीक है, फिर तो मैं निकाह करना चाहता था कि शजर खान को अपनी मांगों पर कायल करके तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन यह भी सही है, जब उसकी कज़न बहन उजरी हालत में कचरे के ढेर पर मिलेगी तो क्या कोई मर्द तुम्हें नहीं अपनाएगा? आलम की बात सुनते सुलेखा की रूह कांप उठी थी। वो तो आंखों में डर लिए चिल्लाकर बिस्तर की एक तरफ चली गई थी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, यूँ मुझे पामाल ना करो, वो रोते हुए बोली थी। उसे दुपट्टे के बगैर यूँ हाथ जोड़ते देख आलम का दिल किया था ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, लेकिन ये सब ज़रूरी था। वो ढीठ लड़की प्यार से हरगिज़ ना मानती। तो करोगी अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह? एकदम आलम की संजीदा गरजदार आवाज़ गूंजी थी, जिसे सुनते जुलेखा को को अपनी रूह फना होती नजर आई थी। मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती, मैंने जो पूछा है हाँ या ना, वो उसकी बात उचक गया था। जुलेखा खामोशी ही रही और क्या कहती। आलम को गुस्सा आने लगा इस ढीठ लड़की पर। कितनी ज़िद्दी थी वो, अभी भी हामी नहीं भरी थी, जिसकी वजह से उसे और सख्ती करनी पड़नी थी। अब तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ निकली तो गला घोंट दूंगा। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते उसे वाहिद बिस्तर पर पटक कर उसकी गर्दन पे झुक गया था। उसका वो अंगारानुमा लम्स महसूस करते ही जुलेखा की जान निकल गई थी। मैं राज़ी हूँ, छोड़ो मुझे, वो मज़ाहमत करती हिचकी लेकर बोली थी। आलम उसी वक्त उससे दूर हुआ और दुपट्टा उसके मुंह पर मारता कमरे से बाहर चला गया था। पीछे वो हिचकियों से रो रही थी। क्यों हटा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? आखिर क्यों? बाप के प्यार के लिए तरसती रही। जब वो घर आया तो जिंदा नहीं बल्कि उसकी मैयत थी। मेरी माँ को लोगों की परवाह है। अगर मैं शजर से खान से शादी करके एक महफूज छत और उसकी मोहब्बत चाहती थी तो क्या गलती थी मेरी? क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों वो सिस्कियाँ लेते अपने रब से शिकवा के ना थी? और ये सब
सच ही तो था, उसका बाप एक आवारा मर्द था। दूसरी शादी कोठे पे कर रखी थी, अपनी बीवी को तलाक दे के फारिग कर चुका था। ये भी ना सोचा कि उसकी औलाद का क्या होगा। उसकी अपनी माँ को वो मनहूस लगती थी। उसका बस सोचना था शजर खान से शादी के बाद उसके कदम यहाँ पक्के हो जाएंगे। इन्हीं चक्रों में वो अपनी छोटी सी बेटी के दिमाग में शजर खान की मोहब्बत को बीज बो चुकी थी। लेकिन हुआ क्या था, वो उसका नसीब नहीं था, वरना वो और उसकी मांग को छोड़कर किसी और को ना अपनाता वरना वो अपनी मांग को छोड़कर किसी और को ना अपनाता। उस लड़के से शादी करने के बाद सवाल तो जुलेखा की ज़ात पे भी उठेगा। किसी को फिक्र थी उसकी? नहीं थी। अब न जाने उसके साथ क्या होने वाला था। वो उसे अपनी बाहों में भरे डेरे पर ले आया था। अंदर कमरे में ले जाते उसने उससे बेसाख्ता बिस्तर पे फेंका था। बहुत शौक है ना मेरी बात ना मानने का? रुको ज़रा, अभी बताता हूँ। और अपने मुंह पर हाथ फेरता उसे डरा गया था। वो पीछे मुड़ते अपनी मुस्कुराहट को लबों में कुचलकर उसने दरवाज़ा बंद किया था और एकदम से खजिस्ता पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता। खजिस्ता ने सांस लेने के लिए मुंह दूसरी तरफ किया तो किसी को खिड़की से झांकते पाया। वो एक झटके से शजर खान को धक्का देती उठ बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना नमूदार हो चुका था, जबकि उसकी इस धुतकार से शजर खान का दिमाग खोल उठा था। वो खजिस्ता की एक बात भी सुने बगैर उसकी तरफ बढ़ा, उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करके उसकी तकलीफ से दो चार कर गया था। वो उसकी गर्दन पर झुककर अपने नुकीले दांत उसके वहाँ गाड़ गया था। थोड़ी देर बाद अपना सर उठाते हुए बहुत नरमी से उसके कान में सरगोशी में बोला था, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यूं झटकने की? उसने उसके बालों को एक झटका देते कहा। जब खजिस्ता ने खुली हुई खिड़की की तरफ बेबसी से देखा था, ना चाहते हुए भी उसकी आंसू आंखों से बह निकले थे। शजर ने यूं खिड़की को यूं खुले देखा तो सारा मामला समझ चुका था, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। वो एक बार फिर खजिस्ता को खुद से बदगुमान कर चुका था, जबकि अब वो ये नहीं चाहता था। अब वो चाहता था कि वो उसका इंतज़ार करे, उसकी हालत को समझे, गुर्बत की कीमती लम्हात में वो उसका बराबर साथ दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वजह वो खुद था, उसका गुस्सा था। वो एक बार फिर झुका था और अपने दिए ज़ख़म पर मरहम करने लगा था। खजिस्ता ने उसे एक धक्का दिया था। वो बगैर उस पर निगाह डाले वहाँ से भागी थी। शजर खान भी उसके पीछे ही निकला था ताकि उसे बाहिफाजत हवेली छोड़ सके। एक तरफ उसे जुलेखा का कुछ पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ जिसके वजूद में सुकून तलाश करता था उसे ही तकलीफ से दो चार कर बैठा था। अजीब जुनूनी शख्स था वो। उसे घर छोड़ के वो एक ज़रूरी काम का कहते घर से निकल गया था। खजिस्ता ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। उसका भी अभी तक घर की ख़वातीन से टकराव नहीं हुआ था। वो शायद आज शाम ये टकराव होने वाला था। वो कमरे में बैठी शजर खान से बदला लेने के बारे में सोच रही थी जब उसके जहन में एक तरकीब आई थी जिस पर अमल करने का सामान वो चुपके से खुद ही ले आई थी। आओ आओ घटिया इंसान, आज मैं तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना मुझसे चिपकने का। आज सारा ना उतार दिया तो मेरा नाम भी खजिस्ता नहीं है। खजिस्ता खिड़की में खड़ी लॉन को देख रही थी जब शजर की आवाज़ पर गुस्से से कुछ सोचती पीछे हटी थी। शजर के अंदर आने से पहले ही वो भागती हुई वॉशरूम में दाखिल हुई थी। अपने दुपट्टे में छुपाए शॉपर में से सफ़ेद रंग का पाउडर निकाला और इधर उधर कुछ तलाशा। पास उसे बड़ी सी बाल्टी नजर आई थी। उसने सारा मुआद उसमें उलट दिया था। आज पता चलेगा तुम्हें खजिस्ता जहाँ क्या चीज़ है। उसने बाल्टी नल के नीचे रखी और उसे खोलकर फुल भर दिया। इस दौरान वो पूरी कोशिश कर रही थी उसका हाथ पानी को ना लगे। इस काम से फ्री होकर उसने ऊपर का कनेक्शन बंद किया ताकि शावर से पानी ना आए। अपने काम से मुतमईन होकर खजिस्ता बेड पर आकर बैठी, फिर कुछ सोच कर लेट कर कंबल से खुद को ढांप लिया था। शजर खुशगवार मूड में गुनगुनाता कमरे में दाखिल हुआ था। खजिस्ता को बेड पर लेटे देखकर उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। वो चंद कदम चलता उसके पास खड़ा उसके खूबसूरत चेहरे को देखता मदहोश सा हुआ था। उसे बात माननी पड़ी थी कि लड़की इस बिखरे हुए शेर की तमाम तर शिद्दतें खुद में समाने की ताकत रखती है।
शजर ने झुककर अपने लब उसके माथे पर रखे और अपने कंधे से अजरक उतार कर साइड पर रखी और कमीज़ के बटन ओपन करता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। सीटी पे कोई शोक धुन गुनगुनाता वो भूल गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शजर ने जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया, खजीस्ता उठकर बैठ गई थी। उसका मुतवक्को रद्द-ए-अमल सोच कर खजीस्ता को अपने कलेजे पे ठंड पड़ती महसूस हुई थी। इतने दिनों का गुस्सा था आज ठंडा होता नज़र आ रहा था उसे। 1 2 3 4 5 पानी के गिरने की आवाज़ पर वो पुरजोश होकर काउंटिंग करती उसके चीखों का इंतज़ार करने लगी थी। मगर ये क्या 5-10 मिनट, मगर उसकी तो कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने मुस्तरिब सा होते हाथ मसला। इतना अच्छा मौका हाथ से जाने पर उसे जी भर के गुस्सा आ रहा था। ज़रीना। ठीक 20 मिनट बाद शजर के धार पर उसके मुरझाए चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान फैली थी। अपने प्लान की कामयाबी पर वो होले से याहू यस पुरजोश अंदाज में कहती वापस भाट कर खुद पर कंबल डाल के लेट गई थी। थोड़ी देर में शजर गुस्से से ज़रीना और करीम को आवाज़ें देता वॉशरूम से बाहर निकला था। उसका सारा जिस्म सुर्खनार बना हुआ था। वो टॉवल से अपना जिस्म रगड़ता जल्दी से कमरे में आया था। जी सरकार। करीम जैसे ही कमरे में आया, शजर अपना खूबसूरत जिस्म खुजाने में मसरूफ़ था। कुछ खुजली और कुछ गुस्से ने उसे लाल कर दिया था। मेरे वॉशरूम में कौन गया था? उन दोनों को देखे वो गुस्से से गराया था। हमें तो नहीं पता सरकार, मैं तो आज लॉन में ही काम करता रहा हूँ। मैं पूछता हूँ ज़रीना से वो गुस्से में खोलता अंदर गया और अपने कपड़े तब्दील करते एक नज़र सोती हुई खजीस्ता पर डालकर बाहर निकल गया। जुलेखा से निकाह करने के बाद आलम ने सबको रुखसत करके कमरे का रुख किया जहाँ उसकी थोड़ी देर पहले की मनहूहा बैठी हुई थी। उसने उसे अपने साथ बिठाकर मुस्कुराने पर मजबूर करते कुछ तस्वीरें बतौर सबूत बनाई थी। लेकिन उस दौरान वो जो इतने टाइम से थका हुआ था, अपने को जुलेखा के दरमियान जायज़ रिश्ते को सोचते और उसके करीब बैठने से वो उसकी पूरी खुशबू में पूरी तरह जकड़ चुका था। उसने अपना दिमाग झटक कर उसे बालों से पकड़ा था। बहुत मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल किए बैठा था। खबरदार अगर तुमने किसी के सामने मेरा नाम लिया तो, वरना तुम जानती हो तुम्हारे उस खूबसूरत चेहरे को मैं कैसे पलों में बिगाड़ सकता हूँ। एक बार फिर उसे पुरानी धमकी देता डरा गया था। जुलेखा के पानी से भरे नैन कटोरों में देखते हुए एक बार फिर बहक गया था। आलम ने उसकी कमर पर अपना हाथ डाले हसार तंग किया था, जिसकी वजह से जुलेखा ने उसकी आंखों में देखा था और वहाँ उसे एक खुमार सा नजर आया था। जुलेखा उससे पहले कोई मुज़ाहमत करती, आलम ने उसकी सांसों को अपने कब्ज़ों में लेकर उसकी जान मुश्किल में डाल दी थी। वो उसे लेकर ऐसे ही बिस्तर पर दराज हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान से पर्दे छटते जा रहे थे। ये सब बस एक लम्हे का काम था। उसे एक लम्हे में आलम बहक कर जो कदम उठा लिया था, अब वो सारी ज़िंदगी पछताने वाला था। जुलेखा किसी बेबस चिड़िया की तरह उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी, जो उसे बोलने का मौका तक नहीं दे रहा था। आलम उस वक्त जिस दिमागी बेसुकूनी से गुजर रहा था, उसे कुछ होश ना था कि वो क्या कर रहा है। उसे बस अपनी सोचों से आज़ादी चाहिए थी। उसे कुछ पल के लिए मिल चुकी थी। जुलेखा मुज़ाहमत बंद कर चुकी थी और इतना रो चुकी थी कि उसके आंसू ख़त्म हो चुके थे। उसने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी, गोया खोलेगी तो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगी। आलम सारी रात उस पर साया किए हुए था। थोड़ी देर बाद पहले वो बहुत पुरसुकून होता सोया था और शायद ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी पुरसुकून नींद थी जो ले रहा था। दूसरी तरफ खुजिस्ता अपने टूटे वजूद को बगैर जुम्बश दिए यूं ही पड़ी हुई थी। जल्द उसकी आंखें बंद हुई थीं, जिनके बंद होने से पहले उसने दुआ की थी कि उसकी आंखें कभी ना खुलें। अमरेज़ खानम कभी हवेली आ चुकी थी और आते ही जब उसको उनकी बेटी की गुमशुदगी का पता चला तो उन्होंने हवेली को सर पे उठा लिया था। इस दौरान शजर खान ने बड़ी मुश्किलों से उनको काबू में किया था। अज़द खान तो पहले अपनी बेटी की हरकत से सख्त खफा थे। उनका मानना था कि उसने एक कमज़ाद से शादी करके उनकी नाक कटवा दी है। शजर खान, हम तुम्हारे सहारे अपनी बेटी को छोड़ के गए थे और तुमने ये क्या किया? हाँ, उसकी हिफाजत तुम्हारी ज़िम्मे थी। तुम यहाँ खुद निकाह करके बीवी के पल्लू से लगे बैठ गए हो। कहाँ है वो बदजात? लेकर आओ उसे हमारे सामने, जिसने हमारी बेटी के हक पे डाका डाला है। मैं उसे कत्ल कर दूंगी। अमरेज़ खानम तो गुस्से से पागल हो गई थी।
अमरेज़ खानम को तो कितने सालों से यही सोचती आई थी कि अपनी बेटी जुलेखा की शादी वो शजर खान से करके इस घर पर हुकूमत करेंगी, और एक लड़की ने आकर उनका सारा खेल बर्बाद कर दिया था। वो बख्शने वाली तो उसे हरगिज़ नहीं थी, इसलिए अपनी चील सी नज़रें दौड़ाकर वो उसे तलाश कर रही थी। आप सब लोग को क्या हो गया है? हाँ, कर लिया मैंने निकाह तो क्या हुआ? कोई गुनाह तो नहीं किया है ना? बस अब आप सब मेरी जान छोड़ दें। मैं किसी को भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। इस गांव का सरदार हूँ मैं, तो कोई मुझसे सवाल जवाब ना ही करे तो बेहतर है। शजर ने 1 मिनट में अमरेज़ खानम की बोलती बंद की थी। शजर ने एक नज़र बाप के बंद कमरे को देखा, जो उसे खफा थे और उनको बाद में आराम से बनाने का सोचते जुलेखा की खोज में निकल पड़ा था। अमरेज़ खानम ने मुलाजमा से पूछकर अपना रुख खजिस्ता के कमरे की तरफ किया था। वो उसे अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, जो उस वक्त नहा कर बाहर निकली थी। किसी मोटी खातून को कमरे में आता देखकर बेजारी से जाए बोली थी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं खाना है, अगर खाना हुआ तो बुलवा लूँगी। अपनी रो में वो उसे मुलाजमा समझकर डपट चुकी थी। ये सब सुनते तो अमरेज़ खानम के तन बदन में आग लग गई थी। वो तन फन करती खजिस्ता के पास पहुंची थी और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके हसीन चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ चुकी थी। उसके बालों को मिट्टी में लेती वो गिराई थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई बजात मुझे मुलाजमा कहने की? तू तो हमारे मुलाजिम से भी गई गुजरी है। तेरी औकात इतनी भी नहीं कि मैं तुझे मुलाजमा रखूं, और तू मेरी बेटी के हक पर डाका डाल के बैठी हुई है। वो गुस्से से बोलते उसके बालों पर गिरफ्त और मजबूत कर रही थी। खजिस्ता ने बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद करवाया और रख के एक थप्पड़ अमरेज़ के चेहरे पर दे दिया था। वो तो हकदक सी रह गई थी। पल में ही ये क्या से क्या हो गया था। अपनी हद में रहें, मुझे शौक़ नहीं आप जैसे जानवरों के बीच रहने का। अपने भांजे को कहे दे तलाक और मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन गलती से भी दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत ना करना मुझ पर, वरना वो हाल करूंगी कि याद रखेंगी। बाहर से कदमों की आवाज़ सुनते खजिस्ता जल्दी से उनके पैरों में बैठ गई और अमरेज़ खानम के हाथ अपने बालों पर रख दिए। मुझे छोड़ दे, मैंने गलती की, कुछ गलत नहीं किया, मुझे छोड़ दे। ये सब शजर खान ने किया है। ये झूठ बोल रहा है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसने धमका कर मुझसे निकाह किया है। जब मैंने सबको सच्चाई बताई तो उसने सबके सामने दोबारा निकाह कर लिया। झूठा है वो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर असद खान, सबा खानम और आरमीना मोरे ने अपनी जगह दंग रह गए थे। इसलिए शजर उसे कमरे से निकलने से मना करता था ताकि किसी को उसके सच का पता न चले, लेकिन खजिस्ता ने सबको सच्चाई बता दी थी। उसे उम्मीद थी अब वो इस कैद से रिहाई हासिल कर लेगी। वो दिल ही दिल में खुश थी। मोरे ने आगे बढ़कर अमरेज़ खानम से खजिस्ता के बाल आज़ाद करवाए और उसे बेड पे लेकर बिठाकर पानी पिलाया था। बाकी सब अपने कमरे में जा चुके थे। अमरेज़ खानम के गुस्से से बुरे हाल था, क्योंकि उनको ये एक तरफ तो ये सुकून मिला कि इसका मतलब था कि वो लड़की को यहाँ से निकाल सकती हैं, क्योंकि वो तो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन अब उनको जल्द से जल्द अपनी बेटी का इंतज़ार था कि उसके आते ही वो शजर खान से उसकी शादी करवाने वाली थी और इस लड़के को तलाक दिलवा कर यहाँ से रुखसत करने वाली थी। लेकिन इस लड़की को थप्पड़ की सज़ा तो देनी थी, लेकिन सही वक्त पर। अगली सुबह जब आलम की आंख खुली तो रात में मिली राहत और वक्ती सुकून अब जाता रहा। वो खजिस्ता से मोहब्बत करने का दावा करने वाला अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ किसी को शामिल कर चुका था, बल्कि उसको उसका हक भी दे चुका था। उसने तो ये सब कुछ बस एक ड्रामे के लिए किया था, ताकि उसके पास सबूत हों और वो खजिस्ता को हासिल कर सके। लेकिन वो बस एक लम्हे की कैद में आते न जाने कैसे बहक गया था। उसने एक नज़र बिस्तर पर देखा तो जुलेखा को बेसुध पाया। आलम ने परेशानी के हालत में उसे छू के देखा तो वो बुखार में फनक रही थी। उसका वजूद लाल अंगारा बना हुआ था। वो जल्दी से उठा और उसकी हालत दुरुस्त करके उसे अस्पताल ले गया। वहाँ उसे ड्रिप लगवाकर जब वापस लाया तो समझ न आया कि अब क्या करे। वो एक नई मुसीबत में फंस चुका था। उसने जुलेखा को घर छोड़ने का फैसला करते उसके बेवजूद वजूद को बाहों में भरा और गाँव की तरफ निकल पड़ा। उसने बहुत खामोशी से हर जगह देखभाल कर जुलेखा के नाजुक वजूद के गिर्द चादर अच्छी तरह से उड़ाकर उसे नहर के पास लिटाकर वहाँ से दोबारा शहर चला गया था। अब उसका पूरे महीने तक गांव जाने का कोई इरादा नहीं था, जब तक ये बात ठंडी ना हो जाती। वो बुज़दिली वाला काम कर चुका था, वो जानता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते उस वक्त सही फैसला लिया था, ऐसा उसे लगा था। लेकिन उसका एक गलत कदम जुलेखा की ज़िंदगी में क्या तूफ़ान लाने वाला था, उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। उसने तो सोचा था बाद में जाकर तलाक देकर खजिस्ता से शादी कर लेगा और अपने घर की इज्जत के लिए शजर खान उसकी हर बात मानेगा।
शजर खान घर से निकला था। उसी वक्त उसके ख़ास मुलाजिम ने ज़ुलेखा के बारे में बताया तो वो जल्दी से वहाँ पहुँचा था। ज़ुलेखा की हालत उस वक्त काबिल रहम थी। शजर खान का तो खून खोल उठा था। वो चिल्लाते हुए बोला था, किसने किया ये? किसकी इतनी ज़रूरत हुई? इसने हमारे घर की इज़्ज़त को यूँ बेमोल कर दिया। उसका गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार ज़ुलेखा का हंसता मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। उस वक्त वो उसके सामने जिंदा लाश की माने पड़ी हुई थी। शजर खान ने फ़ौरन ही अपनी गाड़ी में उसे डाला और उसको लेकर घर गया था और साथ ही शेर खान को डॉक्टर लाने का कहा था और सख्ती से ताकीद की थी कि इस बात का गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शेर खान हाँ में हाँ हिलाता वहाँ से गायब हुआ था। शजर ने घर आते ही उसे कमरे में पहुँचाया था और इतनी देर में डॉक्टर भी आ चुकी थी, जिसने सबको बाहर जाते का कहते ज़ुलेखा का इलाज शुरू किया था। और आधे घंटे बाद जब वो बाहर आई तो बोली, किसी ने उसकी आबरू रेजी की है, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव के चलते ये अभी तक बेहोश हैं। अगर 24 घंटे तक इनको होश न आया तो कुछ भी नहीं कहना मुश्किल है। मैंने इंजेक्शन दिया है, आप लोग बस दुआ करें और इनको अस्पताल मुंतकिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उनको दवाई की पर्ची पकड़ाकर एक क़यामत उन पर गुजार कर जा चुकी थी। अमरेज़ खानम की तो जान ही निकल गई थी। उनको इस सब की उम्मीद ना थी। वो बस इंतज़ार में थी कि ज़ुलेखा को होश आता और वो 2 थप्पड़ों से उसका चेहरा सुर्ख कर देती, जिसने उनके सारे मंसूबे ही फेल कर दिए थे। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। वो रोते हुए अपना सीना पीटने लगी और कहने लगी, हाय मैं बर्बाद होगी, मेरी तो इज़्ज़त खाक में मिल गई, मेरी बेटी मर जाएगी। अगर उसको होश आ गया तो सबको क्या मुँह दिखाऊंगी? उसको मार दो शजर खान, मार दो उसको। उसकी हिफाजत को तुम तो कर नहीं सके, उसको मार तो सकते हो ना, मार दो। अब कौन करेगा इससे शादी? ये तो है ही मनहूस। पैदा हुई तो बाप उसका छोड़ के चला गया और उसने मेरे सर में खाक डलवा दी। वो रोते पीटते सीना पीटे जा रही थी। शजर खान तो गुस्से और गम से पागल हो रहा था। आखिर किस में इतनी हिम्मत आ गई? ये किसने कर दिया इनके साथ? कौन था वो? लेकिन वो कोई भी था, शजर खान उसे बख्शने वाला नहीं था। मोरे और खानम भी ज़ुलेखा के सरहाने बैठी हुई थी। असद खान अंदर आए थे और शजर के कंधे पर हाथ रखते बोले थे, इसको अस्पताल ले जाओ, लेकिन किसी को कानो खार खबर ना हो। बेहतर यही है कि ये अस्पताल में रहे। सबको कहलवा देना उसकी माँ उससे ले गई है। अमरेज़ खानम अपने साथ, आप जाओ इसके साथ, वहाँ पर रहने का बंदोबस्त मैं करवा देता हूँ, लेकिन हमारी इज़्ज़त प्यारी है। ये मामला ठंडा हो तो सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। खजिस्ता ने ज़ुलेखा की हालत देखी थी। उसे बेसाख्ता खौफ आया था और वो ख़ुद को उसकी जगह पर तसव्वुर करने लगी थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ था। शजर खान ज़ुबान से चाहे जो भी कहता, लेकिन उसके लम्स में नरमी होती थी, जैसे वो उसकी मनचाही हो। शायद ये सब कुछ खानम भी और मोरे की तरबियत ही थी कि वो कुछ गलत नहीं कर पाया था, बस ज़ुबान से नशतर चलाकर उसका दिल ज़ख्मी ज़रूर करता था। लेकिन ऐसा रवैया उसने कभी ना देखा था उसके साथ। कुछ दिनों में उसने ये महसूस किया था कि अब तो वो उसको तंज भी नहीं करता था। शजर खान ने अपना मुंह मोड़ा तो खजिस्ता को वहाँ खड़े पाया और उसको आंखों में देखते नजरें चुरा गया था। उसे अपना आप भी दरिंदे से कम नहीं लगा था। जिसने ज़ुलेखा का ये हाल किया था, उसने भी तो ना की जंग में आकर एक लड़की से ही बदला लेने के लिए सब किया था, लेकिन उसने चाहने के बावजूद भी कुछ गलत ना किया था। वो गलत कर ही नहीं पाया था। कब उसे उस बदले में किए गए निकाह में मौजूद उस लड़की से मोहब्बत हुई, उसे खबर ही नहीं हुई। पता ही नहीं चला ये मोहब्बत थी या क्या था। लेकिन वो अब इससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चाहता था कि वो हमेशा उसके पास रहे, उसके करीब, ताकि जब उसका दिल करे वो उसकी सांसों को अपने कब्जे में लेकर उसे बेहाल कर दे, और जब उसकी सांसों की डोरी टूटने लगे तो अपनी ही सांसों से उसे एक नई ज़िंदगी बख्श दे। शजर ने अपने बाप के कहे पर अमल किया और उनको शहर मुंतकिल कर चुका था। इस काम में उसे 2 से 3 दिन लग चुके थे। ज़ुलेखा जैसे जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वो होश में आना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो बदेर ज़ेरे इलाज थी। डॉक्टर का कहना था कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। उनको कोई ज़हनी असियत दी गई है जिसे बर्दाश्त न करते वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है। अब उसे महीने में होश आता था या साल में, कुछ कह नहीं सकते।
ये सब सुनकर अमरेज का तो खून ही खोल उठा था। वो जो भी करना चाहती थी वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। ऊपर से जुलेखा अलग बिस्तर से लग कर पड़ी हुई थी। अकेले में कई बार वो उसे धमकी लगाकर उसे उठने का कहती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वो जिंदा लाश बन चुकी थी। अगर मर भी जाती तो किसी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। आलम ने जो कर दिया था उसके बाद उसे एक पल के लिए भी सुकून की नींद मुयस्सर नहीं हुई थी। वो अस्तराब में दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा था। ना ही वो दोबारा गांव का चक्कर लगाया था। उस वक्त वो खुजिस्ता को भी फरामोश कर चुका था। उसे सुकून चाहिए था, जिसके लिए उसने अपनी माँ को भी यहाँ पर बुलवा लिया था, अपनी ज़मीन वो किसी के हवाले कराया था, किराए पर, ताकि वहाँ से भी जो किराया आता रहे। वो खुद शहर में उसे नौकरी शुरू कर दी थी। वो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इतनी ज़्यादा तालीम ना थी, इसलिए किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। रोज़ रात जब वो सोने के लिए लेटता तो उसे बिस्तर पर कांटे से चुभते थे। किसी की आहों और सिसकियों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था, पर वो जो कर चुका था दिन पर लगा के उड़ रहे थे। जब से जुलेखा के साथ वो सब हुआ था, शजर खान ज़्यादातर डेरे पे ही पाया जाने लगा था। उसने दोबारा से वही पुरानी रूटीन शुरू कर दी थी। मोरे खजिस्ता के पास एक दो बार आ चुकी थी और उसे समझा चुकी थी कि तुम्हारा शोहर है, आप उसे अपनी तरफ राग़िब करो, ये उसके घर से बाहर रहना ठीक नहीं। लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। उसका कहना था वो क्यों इस शख्स की परवाह करे, उसने आखिर आज तक उससे बेइज्जत करने के अलावा किया ही क्या है। जबकि वो जानती थी कि शजर ने उसकी माँ की काफ़ी मदद की है और उसको की बहन को स्कूल में दाखिल करवाया है, लेकिन फिर भी वो ये मानने को तैयार ना थी। जोई में हार जाने के बाद लोगों ने खजिस्ता के बाप को बहुत मारा था और 2 दिन के बाद उसकी लाश जोई के अड्डे की पिछली साइड से बरामद हुई थी। शजर खुद खजिस्ता को उसके घर लेके गया था। उसने अलग से उसकी माँ को सब बताकर उससे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन खजिस्ता सख्त दिली का मुजाहरा करते खामोश हो चुकी थी। उस दिन के बाद खजिस्ता की माँ ने भी उसे काफ़ी समझाया था कि अब वो शादीशुदा है, अपने शौहर पर ध्यान दे और बाकी सब बातें भूल जाए, वरना ये सब नासूर से ही डसेंगे। वो खुश नहीं रह सकेगी। इन सब के जवाब में वो बस एक ही बात कहती कि मैं इंसान हूँ और मैं गलती पर नहीं थी। इस शख्स को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी और कोई ना दे लेकिन मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगी। यहाँ आकर उसकी सारी बातें ख़त्म हो जाती थी। वो होने वाले दिल की हालत से बेखबर अपने अना और अपनी इज़्ज़त नफ्स को पहले रख चुकी थी और वो कहीं पर गलत भी ना थी। लेकिन माओ का काम तो बच्चों को नसीहत करना होता है। इस सब उससे नसीहत कर रहे थे। सिर्फ खामोशी थी तो खानिम बी की। वो बस खामोशी से खजिस्ता का रवैया देख रही थी। उन्होंने खजिस्ता के सारे कपड़े हटवाकर उसकी जगह अपना कबायली लिबास मंगवाया था और सारे ही जोड़े बहुत भारी थे। वो आज वो ज़ेबतन के बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी, क्योंकि खानम बी का कहा वो टाल नहीं सकती थी। उसे अच्छा लगा कि शजर खान को कोई काबू कर सकता है तो वो सिर्फ खानम बी थी। जबकि वो तो कहती थी खजिस्ता तुम भी उसे काबू कर सकती हो। उनकी बात पर वो महज मुस्कुरा पड़ी थी। खानम, आपको ये गनी काबू होने वाली चीज़ नहीं, उनको बस काबू करना आपको आता है। आंखें मुझे ऐसे दिखाते हैं ना जैसे खा जाएंगे, तमीज़ तो है नहीं इनमें। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। वैसे आपको उनके कानों के नीचे 2 लगानी चाहिए थी। बस करो लड़की, क्या ओल फोल बोले जा रही हूँ। उन्होंने उसे डपटा था। खजिस्ता ने मुंह बसोरा था। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? उसे डांटे जो डांट के लायक है। जो उसके मुंह में आ रहा था वो बोले जा रही थी। वो जाने बगैर के खानम उसे इशारे कर रही थी कि पीछे शजर खान खड़ा उसकी सारी गोहर फिशानियाँ सुन रहा है। एक हाथ अपनी दाढ़ी पर रखे वो बड़े आराम से दीवार के साथ टेक लगाए फुर्सत से खजिस्ता को निहार रहा था, जो इस अरसे में खानम बीवी को अपना अजीर बना चुकी थी, जिसकी वजह से वो उनके करीब बैठी बातों में मसरूफ़ थी। शजर खान ने मुंह पे उंगली रखी उनको खामोश रहने का इशारा किया था। वैसे आपको आइडिया मैं अच्छा दे रही हूँ। एक दिन आप अपने गनी के कान खींच ही लें। सच कह रही हूँ, मेरे दिल में ठंड पड़ जाएगी। मैं जा रही हूँ वज़ू
करने, नमाज का वक्त निकला जा रहा है, तुम जाओ अपने कमरे में। खानबी ने जल्दी से बाथरूम का रुख किया था। नमाज का वक्त अभी होने वाला था। अगर वो ज़्यादा देर बैठती तो खजिस्ता की ज़ुबान को ब्रेक नहीं लगने वाली थी, इसलिए उन्होंने खुद ही जाने में आफियत जानी थी। खानबी के जाते ही शजर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। पता नहीं सब लोगों को क्यों डर लगता है शजर खान के बच्चे से। आया बड़ा नखरीला, शेर बना फिरता है। कभी फुर्सत मिली है उसे हर वक्त तो उसका हाथ अपनी दाढ़ी और मूँछों में होता है। किसी दिन सो रहा होगा तो मैं काट दूंगी उसकी मूँछें ही। ये वो बोलते बोलते अचानक ही थमी थी, क्योंकि शजर खान ने आते ही उसकी गर्दन की पिछली साइड पर उंगली फेरी थी। वो उसे इस तरह के लिबास में देखते एक बार फिर उसका सिर हो चुका था, जो उन कपड़ों में गोल मटोल सी पठानी लग रही थी। खजिस्ता अपनी सांस तक रोक चुकी थी। शजर खान की उंगली उसके गर्दन पर सफ़र कर रही थी। खजिस्ता जल्दी से वहाँ से उठी थी। मोरे मुझे बुला रही हैं। क्या हो गया है? मोरे को पता है मैं उसकी तरफ आया हूँ। अभी वो कुछ नहीं कहेंगे। उनको पता है मियाँ बीवी को अकेले में वो गुजारना चाहिए। शजर ने उसे कहते एक नज़र पीछे बांध बाथरूम को देखा था और ख़ुद कमरे से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए थे। खजिस्ता की तो जान में जान आई थी, लेकिन असल जान तो तब निकली जब शजर खान बाहर इधर उधर देखते उसकी तरफ आते, उसे अपने कंधे पर डालते कमरे से निकल पड़ा था। उसे पता था इतने आराम से वो मानने वाली नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई बहाना बना लेती, इसलिए वो उसको लेकर कमरे की तरफ बढ़ा था। लेकिन बुरा हुआ किस्मत का, क्योंकि उसी वक्त मोरे कमरे से बाहर निकली थी और शजर को यूँ खजिस्ता को अपने कंधे पर देखकर वो कपड़ा मुंह में दबा गई थी। खजिस्ता ने शर्म और शर्मिंदगी से शजर खान को एक मुक्का पेट में दे मारा था और उसकी गर्दन को अपने नाखूनों से ज़ख्मी कर चुकी थी। मोरे ये बहुत हाथ पैर चलाती है, बस इसका इलाज करने जा रहा हूँ। ज़रूर बाबा ने भी अपनी जवानी में ऐसा ही किया होगा, तभी मैं भी उनका तरीका अपना रहा हूँ। सोच रहा हूँ आपको एक पोता पोती दे दूँ। उनको एक पोता पोती देकर उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। वो आँख विंक करता खजिस्ता को लिए कमरे में दाखिल हुआ था। पीछे अरमीना मोरे शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। अभी वो पीछे पलटी थी कि असद खान को वहाँ पाकर थम गई थी। वैसे मेरा शजर गया अपने बाप पर ही है, तभी मैंने सीना तान कर सबकी मौजूदगी में तुम्हें अपने नाम किया था। और वो बेगैरत, उसको समझा दो ये बेहूदगी कमरे तक महदूद करे, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं। हम भी तुम्हारे हुस्न से आज तक घायल हैं, लेकिन इस तरह बेहूदगी कभी नहीं की। उसको तो बात करना ही फजूल है, खर का बच्चा। तुम ज़रा जाओ, ताकत वाला दूध का ग्लास लेकर कमरे में आओ। अरमीना मोरे जल्दी से उनके लिए दूध का ग्लास लेने चल पड़ी, क्योंकि अभी तो उनके शोहर का मूड खुशगवार था, लेकिन कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं। कमरे में लाते ही शजर ने उसे दरवाजे के साथ पिन किया था और उसके माथे पे प्यार किया था। खजिस्ता अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन मज़ाहमत हनूस बरकरार थी। क्या कह रही थी तुम खानम को मुझे काबू में करें? लेकिन मैं तो तुम्हारी जुल्फ़ों के जाल में कब से घायल हो चुका हूँ। उसने खजिस्ता के सर पे टिके दुपट्टे को हटाकर उसकी गर्दन पे चेहरा छुपाते उस गहरे सांस भरे थे, जो बिन पिए ही मदहोश हो रहा था। उसकी सांसों से उठती भीनी भीनी खुशबू उसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। उसने अपनी दाढ़ी से उसके गाल पर रगड़ी थी। खजिस्ता का सांस धूंकने की तरह चल रहा था। वो पागल होने को थी। यूं लग रहा था जैसे दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। शजर खान ने उसकी मज़ामत करते दोनों हाथों को अपने एक हाथ में काबू किया और ऊपर दीवार से लगा दिया था। उसने अपना हाथ चेहरा ऊपर करते खजिस्ता को देखा, जो आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले थी। शजर ने उसकी आंखों पर फूंक मारी थी। खजिस्ता ने एकदम से आंखें वाँ की तो शजर को आज उन आंखों में अपने लिए नफरत नज़र नहीं आ रही थी, ना वहाँ कोई बेजारी थी। वहाँ तो बस एक कुर्बत का खुमार था। खजिस्ता ने जल्दी से नज़र झुका दी थी। एक बार फिर वो जल्दी से मज़ाहमत करते ख़ुद को आज़ाद करवाने की कोशिश में लगी थी, जो कि बेकार थी। मैं शर्त पर तुम्हें छोड़ देता हूँ, शजर खान ने उसे ऑफ़र दी थी। और वो क्या शर्त है? खजिस्ता ने हैरानगी आंखों में समोए कहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कस के गले लगाओ। ठीक है, वैसे जैसे अब मैं लगा कर बताने वाला हूँ, लेकिन याद रहे उसका दौरानिया 1 मिनट हो, वरना मैं वही करूँगा जो करने पर तुम मुझे मजबूर करती हो। उसने उंगली उठा के उसे वार्न किया था और समझने का मौका दिए बगैर उसे गले से लगा लिया था।
शजर को अपनी रूह तक में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। खजिस्ता उसके दिल की धड़कन साफ महसूस कर सकती थी। चलो, मैंने करके दिखाया है, अब तुम करो। शजर ने दाएं बाएं दीवार पर हाथ रख के उसे अपनी शर्त पूरी करने का कहा था। खजिस्ता का चेहरा सुर्खनाट बन चुका था। लेकिन क्या गारंटी है तुम मुझे छोड़ दोगे? खजिस्ता ने अब रूह चुकाकर पूछा था। शजर खान ने अपना चेहरा उसके कान के करीब लाते हुए बड़े दिल फरेब सरगोशी की थी। कौन लोफर तुम्हें छोड़ना चाहता है? बस मेरा बस चले तो तुम्हें एक पल भी तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलने ना दूँ। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। वो अपने लबों से उसके कान पर हिद्दत भरे लम्स छोड़ता बोला था। खजिस्ता मजीद दीवार में घुसने की कोशिश करने लगी थी। तुम्हें देखकर लगता है तुम भी मेरी कुर्बत के लिए उसी तरह बेचैन हो जैसे मैं हूँ, उसने मानी खेजी से कहा था। इससे पहले शजर खान कुछ और कहता, खजिस्ता अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधे उसके गले लग गई थी। शजर तो अपनी जगह साकत उसके लम्स को महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वो दूर हटती, शजर ने उसे अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत कर ली थी। वो अपने समल से बहुत बुरी तरह से बहका चुकी थी। अब तो राह फरार नामुमकिन था। शजर ने खजिस्ता के लबों को अपने गिरफ्त में लेते उसके हाथों को पीछे कमर से लगा दिया था और ऐसे ही लेते बिस्तर पे जोर से आ गिरा था। उसका सारा वजन खजिस्ता पर आया था। एक पल को उसे लगा वो मर जाएगी, लेकिन अकेले ही पर शजर ने उसी हालत में करवट बदल ली थी और खुद नीचे हुआ था। उसने चंद लम्हे में उसे न ढाल कर छोड़ा था। खजिस्ता को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो वो उसे चंद लम्हों की आज़ादी देते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर नीचे का सफ़र तय करने लगा। खजिस्ता का गला खुश्क हो रहा था। उसने बड़ी दिक्कत से बोली थी, पानी, मुझे प्यास लगी है। शजर ने चेहरा ऊपर करते देखा जो नढाल सी पानी के लिए अपने लबों पर जुबान फेर रही थी। उसे उस पर तरस आया था, लेकिन वो उसे तंग करने से बाज नहीं आया था। उसके कान में सरगर्शी नुमान करते बोला था, मुझे पी जाओ, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खजिस्ता का चेहरा तो लहू टपक रहा था। शजर ने पानी का गिलास भरते उसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद को सही करते गिलास पकड़ने लगी थी। जब शजर ने उसके गिलास से एक पानी का घूंट भरा और अपनी तरफ इशारा करके कहा था, यहाँ से पी ले। खजिस्ता को अब उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। उसने जग को उठाकर ही मुंह लगा लिया। शजर मुंह खोले उससे देख रहा था। जो जग से मुंह लगाए पानी पीने के चक्कर में अपने कपड़े भी गीले कर चुकी थी। पानी उसके मुंह से बहते उसकी गर्दन से आके का सफ़र तय कर रहे थे, जिसे देखते शजर ने अपने खुश्क होते गले को तर किया और पानी का गिलास अपने मुंह से लगाते एक सांस में ख़त्म करते खजिस्ता से जग लेकर साइड पर रखा था। उसे एकदम से जुनूनी गिरफ्त में कैद कर लिया था। खजिस्ता उसकी जुनूनी अमल को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी, जो कि हर चीज़ भुलाए उसके वजूद में गुम होता जा रहा था। शजर ने कमरे की बत्ती बुझाई थी और उसके कान में बोला था, कल जो फिल्म देखी थी उसे देखते मैंने सोचा था कि हम भी कश्ती का सफ़र करेंगे। कल उसे टाइटैनिक मूवी देखी थी। वो उसे अपना पसंदीदा सीन बताते उसके होश एक बार फिर उड़ा चुका था। वो खुद को उसके रहम व करम पे छोड़ते गहरी गहरी सांस भर रही थी। आंखें बंद किए वो उसे अपनी तरफ राग़िब कर रही थी। शजर और जुनूनी होता जा रहा था। कमरे में बस सांसों की आवाज़ ही गूंज रही थी। खजिस्ता दूसरी तरफ मुँह की अपनी आंखें बंद कर गई थी। शजर ने एक हाथ बिस्तर पर टिकाए उसे देखना चाहा, जो जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ भागी थी। शजर खान ने मुस्कुराकर बंद दरवाजे को देखा था और हंस पड़ा था, क्योंकि जल्दबाजी में वो कपड़े लेकर जाना भूल चुकी थी। उस वक्त वो उसी के कुर्ते में मौजूद थी। आसमान पर छुपे चांद को देखते हुए एक बार फिर मुस्कुराया था और आंखें बंद के उसका इंतज़ार करने लगा था। ठीक 10 मिनट बाद उसने दरवाज़ा बजाया था। मैं अपने कपड़े भूल गई हूँ, मुझे अलमारी से एक सूट पकड़ा दो, वह जल्दी से बोली थी। शजर खान बिल्कुल खामोश रहा, जैसे कमरे में मौजूद ही ना हो। खजिस्ता ने 2-3-4 बार पुकारा। जब आवाज़ ना आई तो सर बाहर निकाल कर झांकने लगी। ठीक उसी वक्त शजर ने दरवाज़ा खोलते उसे अपने साथ लगाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। खजिस्ता ने जल्दी से उसे दूर करना चाहा, लेकिन फिर खुद से ही उसके करीब हो गई। वजह उसकी हालत थी। वो उसे आराम से चलाते हुए दरवाजे पर लटकते कुर्ते को पकड़ने लगी, क्योंकि इस वक्त वो छोटे से टॉवल में खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुर्ता पकड़ती, शजर ने उसके बाजू के अंदर से हाथ डालते उसका रुख मोड़कर उसे अपने साथ लगाया था और वो उस वक्त बगैर कुर्ते के खड़ा था। क्यों ना एक साथ ना बात लिया जाए, उसने सरगोशी के बहाने उसके कान को लबों से छूते
रब किया था, जिससे खजिस्ता के जिस्म में बिजली सी दौड़ी थी। मैंने ले लिया है, मुझे अब जाने दे। वो जल्दी से बोलती आगे जा रही थी कि शजर ने एक बार फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। मैं चाहता हूँ तुम रोज़ वही लिबास ज़ेब तन करो जो आज किया था। वो उसकी बात की गहराई को खूब समझ चुकी थी। उसने अचानक शजर को धक्का देते बाहर निकलना चाहा। जब शजर ने एकदम से उसे खींचा, फर्श पर पानी होने की वजह से फिसला था। उसका हाथ शावर को लगा था जिससे वो ऑन हुआ था और खजिस्ता उसके सीने पर गिरी थी। दोनों इस वक्त पानी में भीग चुके थे। खजिस्ता अब उठने की कोशिश करती पानी की वजह से फिसल कर दोबारा शजर पर गिरी थी। शजर तो सर के नीचे हाथ रख के आरामदेह पोजीशन में लेटा हुआ था। पानी गिरने से खजिस्ता की आंखें भारी हो रही थीं, जिनको बंद करने के बाद वो मुश्किल से खोल रही थी। उसको यह हरकत एक बार फिर शजर को मदहोश कर चुकी थी। उसने खजिस्ता को अपने करीब किया और उसकी सांसों की खुशबू को अपने अंदर पाबंद बना लिया था। खजिस्ता ने बेसाख्ता उसके शानों को थाम लिया था। थोड़ी देर बाद वो अच्छे से बाथरूम में लिपटे बिस्तर तक ले आया था। खजिस्ता ने अपने दोनों बाजू उसके गर्दन के गिर्द लपेटे हुए थे। उसकी आंखें बंद थी। शजर ने उसे बिस्तर पर लेटाते दोनों पर कंबल दुरुस्त किया था और एक बार फिर उसे बेबस कर गया था। खजिस्ता अब भी उसके रहमो करम पर पड़ी थी। शजर ने तो उसे खुद में समा लेना चाहता था। गुजरते हर लम्हे में वो और जुनूनी होता जा रहा था। उसकी जुनूनियत बर्दाश्त करते खजिस्ता अब आंखें मूंद गई थी। कब उसकी आंख लगी उसे खबर नहीं हुई थी। शजर भी उसे अपनी गिरफ्त में लिए सो रहा था। जुलेखा को होश आ चुका था। आज पूरे 8 महीने बाद उसने अपनी आंखें खोली थी, लेकिन वो अनजान नज़रों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी और उसे घूरे जा रही थी। वो नासमझी से अस्पताल के बिस्तर और कमरे को देख रही थी। आप कौन हैं? ये बात सुना था कि उसकी माँ उस पर झपटी थी। नर्स ने उसे अमरेज़ खानम से छुड़वाया था और शजर खान को जुलेखा के होश में आने की इतला दी थी। जुलेखा हैरान और अमरेज़ खान से डरी समझी अपने बिस्तर के कोने पर टिक गई थी। डॉक्टर ने उसकी हालत के पेश नज़र अमरेज़ खानम को कमरे से भेज दिया था और ख़ुद जुलेखा का चेकअप करने लगा था, क्योंकि शजर खान ने आते ही अस्पताल को सर पे उठा लेना था। जुलेखा अपना माजी भूल चुकी थी। यह खबर वाकई बहुत बुरी थी, क्योंकि शजर खान तो कब से उसके गुनाहगार के खून का प्यासा बना घूम रहा था। अब न जाने क्या होने वाला था। दिन पर लगा के उड़े थे और इस अर्जे में कितनी ही बार शजर खान खजिस्ता से अपनी मोहब्बत का इजहार लफ्ज़ों से और अपने अमल से कर चुका था। अब तो मोरे भी चाहती थी कि उनके घर बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। वो बारहा अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुकी थी। खजिस्ता ने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया था। न जाने कि उसको लगता था जैसे कोई हर वक्त उस पर नज़र रख रहा हो, लेकिन जब वो होते आसपास देखती तो उसे कोई नज़र नहीं आता था। खाना भी इस वक्त सहन में बैठी मुलाजमों से चाट डलवा रही थी। ध्यान से करो, मसाला बराबर होना चाहिए। ये नमक इतना कम क्यों रखा हुआ है? जाओ जाकर अंदर से और नमक लेके आओ। शजर खान अफरा तफरी में जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा था जब खानम भी ने उसे रोका था। गनी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? जुलेखा को होश आ गया है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो अब उसे घर लेके ही आऊँगा। वाह मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी को होश आ गया। चल जल्दी जाओ, उसे घर ले आओ, उन्होंने शजर खान को प्यार करते कहा था, जो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा था। खजिस्ता ने बावर्ची खाने से सर निकाल के शजर खान की आवाज़ सुनी थी। वो सारी बात सुनते ही यही सोच रही थी कि जुलेखा तो शजर खान से मोहब्बत करती थी, तो क्या उसका शजर खान का साथ बस इतना ही था? अभी तो वो उसकी मांग आने वाली है और उसके घर वाले यकीनन उसकी शादी शजर खान से करवा देंगे। वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी तो उसे ये बात सुनकर बुरा क्यों लगा था? वो तो अभी अब तक अपने दिल की कैफियत समझ नहीं पाई थी। उसने बुझे दिल से घर के सारे काम ख़त्म किए थे। थोड़ी देर बाद खानम बी के पास बैठने के बाद वो आराम से अपने कमरे में चली गई थी। इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरे में थे। वो बैठी शजर खान की राह तक रही थी, जो जुलेखा को लेने कब से गया हुआ था और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। वो चलती हुई आईने की तरफ बढ़ी तो वहाँ अपना अक्स देखते वो माजी में जाग खोई थी, जहाँ पर वो अपनी माँ और अपनी बहन से उससे प्यार करते थे। कितनी सादा और खूबसूरत ज़िंदगी थी उनकी। उसने कभी सोचा भी ना था कि वो गांव के सरदार की बीवी बनेगी। क्या यही लिखा हुआ था मेरी किस्मत में? उसने छत की तरफ देखते हुए अपने रब से पूछना चाहा था। हर
ये हर आसाइश से आरास्ता कमरा, नौकर चाकर, लेकिन उसके बावजूद एक कमी सी लगती थी, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं चाहकर भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रही। एक अजीब सी बेचैनी रहती है, ऐसा लगता है कुछ गलत होने वाला है। शजर खान ने अस्पताल जाते ही एक कदम जुलेखा के कमरे में बढ़ाए थे। उसे आते देखकर अमरेज़ खानम ने अपनी आंखों में आंसू भरे थे और उसकी तरफ बढ़ी थी। शजर, मेरा बच्चा, देख तेरी मांग का क्या हाल कर दिया जालिमों ने। उसने आंखें खोली थी, मैंने देखा था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रही। शजर, मेरी बच्ची मुझसे डर रही है। हाय अल्लाह, कहर बरसे जुलेखा को इस हाल में पहुंचाने वाले पे। अमरेज़ खान ने अपनी झूठे आंसुओं से बहाते शजर के सीने से लगते उनको जुलेखा की हालत के बारे में बताया था। शजर खान के गुस्से का ग्राफ यकदम ही बढ़ा था। अगर तो ये सच है तो ये लोग कैसे जुलेखा को इंसाफ दिलाएंगे? तो वो कैसे जुलेखा को इंसाफ दिलाएगा? गांव की छानबीन करते उनको कोई ऐसा सुराग ना मिला था जिस पर किसी को सज़ा देते। ये तो सोचने वाली बात थी। अगर कोई गांव का कोई नहीं था तो शहर से कोई कैसे आ सकता था? ये बात उसकी सोच से बाहर थी, लेकिन उसे मालूम ना था कि जिसे वो हर जगह तलाश कर रहा है वो उसके इतने करीब रहकर जा चुका है। किस्मत अब आगे क्या करने वाली थी वो इस सबसे अनजान थे।